नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आईटीटी ऑनलाइन क्लासेज। मैं आशुतोष आपका आईटीटी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम भौतिकी का संपूर्ण निचोड़, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में अध्ययन राजीव सर के द्वारा करेंगे। और इसके लिए हम सॉरी बोल रहे हैं कि हमें इस बार वीडियो डालने में थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। यह मेरा वादा है कि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा, इसलिए आप कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब राजीव सर से पढ़िए, जो बेसिक कंसेप्ट के साथ में बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो दोस्तों, जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों यानी कि विभिन्न रूपों में द्रव्य व उनसे संबंधित अन्य क्रियाओं का अध्ययन होता है। मतलब कि दोस्तों क्या होता है, इसमें जो विभिन्न स्वरूप रहते हैं, मतलब कि एनर्जी के जितने भी रूप रहते हैं, उससे संबंधित जो जितनी भी अन्योन्य क्रियाएं या रिएक्शन है या क्रियाएं हैं, उनका जो हम लोग अध्ययन करते हैं किसमें, भौतिक विज्ञान में। ठीक है, एक तरीके से बोल लो, मतलब कि आप साइकिल चला रहे हो, कोई भी कार कर रहे हो, ये सब में क्या है, फिजिक्स वर्क करती है। ठीक है, इतना ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों, सभी भौतिक राशियों को दो भाग में या दो समूह में हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, तो इनका दो प्रकार से अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। पहली तो होती है अदिश राशियां और दूसरी होती है सदिश राशियां। काफी इंपॉर्टेंट है, अदिश राशि और सदिश राशि आपको पूछ ली जाती है। इसकी ट्रिक की वीडियो में भी बना चुका हूं, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि अदिश राशि होती क्या है। दोस्तों, अदिश राशि वो राशि होती है जिसमें परिमाण तो होता है परंतु डायरेक्शन नहीं होता है, मतलब कि दिशा नहीं होती है। ध्यान रखना कि क्या होता है, अदिश राशि उन राशि को कहते हैं जिनमें परिणाम तो होता है परंतु दिशा नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती। उसको क्या कहते हैं हम लोग, अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इतना ध्यान रखना आप लोग। जैसे कि हम लोग ले लें द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत, धारा, ताप, दाब। तो ये कौन सी राशि है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इतना क्लियर रहेगा आपको। चलिए अब अदिश राशि को देख लेते हैं। दोस्तों, अदिश राशि जस्ट इसकी थोड़ा सा अपोजिट है, जिन्हें व्यक्त करने के लिए हम लोग परिणाम के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। अब जैसे कि वेक्टर स्केलर क्वांटिटी में क्या था, उसमें हमको दिशा की आवश्यकता नहीं हो रही थी, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही थी। परंतु हमें जो वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें हम लोग को क्या पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग या बल आघूर्ण। तो दोस्तों इनमें क्या करते हैं, हमको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम लोग वेलोसिटी ले लेते हैं। अब आप कोई भी चीज को मतलब फेंकोगे, उसकी एक वेलोसिटी होगी, तो किसी डायरेक्शन में फेंकोगे ना। ठीक है, क्या करोगे, किसी डायरेक्शन में उस वस्तु को फेंकोगे ना, तो मतलब कि उसकी दिशा है, तो वो कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेग आपकी वेलोसिटी, वो हो गई आपकी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो क्लियर इतना आपका। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग इन राशियों को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज और समझना चाहिए कि जो मात्रक किसी राशि के मापन में उपयुक्त किया जाता है और उसी राशि के लिए मानक को मात्रक कहा जाता है। ठीक है, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा जाता है। मात्रक को हम लोग यूनिट कहते हैं। ठीक है, इतना आप ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों, जो मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, पूछा जाता है। दोस्तों, मूल मात्रक क्या होता है, मूल मात्रक उन राशियों को कहा जाता है जो स्वतंत्र होती है, मतलब कि फ्रीडम होता है उनको, जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती, मतलब कि किसी और पर डिपेंड नहीं होती है। जैसे कि हम लोग ले ले लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है, तो ये है हमारे मूल मात्रक। अब व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है दोस्तों, व्युत्पन्न मात्रक उन राशियों को कहा जाता है जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं। मतलब कि जो मूल मात्रक है उसकी सहायता से कौन सी राशि व्यक्त की जाती है, वो व्युत्पन्न मात्रक व्यक्त की जाती है। जैसे कि हम लोग त्वरण ले लें, वेग ले लें और आवेग ले लें। अभी इसके एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम लोग उसके एग्जाम्पल के बारे में, जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। जैसे कि हमने ले लिया लंबाई। ठीक है, लंबाई का मात्रक क्या है, वो है मीटर। दोस्तों इसका संकेत भी याद रखना। ठीक है, संकेत भी कई बार एग्जाम में दे देता है। तो और द्रव्यमान का मात्रक क्या है, द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, जिसको केजी से दर्शाते हैं। समय का मात्रक सेकंड, जिसे हम लोग ऐसे दर्शाते हैं। ताप का मात्रक है केल्विन, ताप को हमेशा दोस्तों केल्विन में दर्शाते हैं। वैसे ताप को हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट वगैरह भी पढ़ते हैं, लेकिन जो है ना, आप केल्विन याद रखना। ठीक है,
वो उसकी अलग अलग कंडीशन रहती है। इसके बाद ताप को हमको किस में दर्शाते हैं, केल्विन को। विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में दर्शाते हैं, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। और ज्योति तीव्रता को हम लोग कैंडेला CD, कैंडेला का जो मतलब कि सिंबल है, संकेत है, वो CD है। उसके बाद पदार्थ का परिमाण बात कर रहा हूँ। परिमाण और परिणाम में दोनों बहुत फर्क है। एक का अर्थ होता है रिजल्ट और एक का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसका जो पदार्थ का परिमाण है उसको किससे दर्शाते हैं हम लोग, मूल से दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए अब और क्वांटिटी देख लेते हैं हम लोग। अब बात करते हैं जो संपूरक मात्रक होते हैं। दोस्तों संपूरक मात्रक में हम लोग आ सकते हैं जैसे कि समतल कोण, जिसको हम लोग रेडियन से दर्शाते हैं, और हो गया घन कोण, जिसे स्टेरेडियन SR से दर्शाते हैं, ठीक है। अब व्युत्पन्न राशि और उनके कुछ मात्रक को देख लेते हैं, एसआई मात्रक को देख लेते हैं। जैसे कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक है जूल, जिसे हम लोग J से दर्शाते हैं। त्वरण का मात्रक क्या है, मीटर सेकंड स्क्वायर। अब दोस्तों ये क्या, अब देखिए ये जो व्युत्पन्न मात्रक है त्वरण, ये किस पे डिपेंड हो रहा है, ये उस पे हो रहा है ना, मूल मात्रक पे डिपेंड। तो दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक पे डिपेंड होता है, ठीक है। जैसे कि मीटर सेकंड स्क्वायर, इसको मीटर से पर सेकंड स्क्वायर से दर्शाते हैं। दाब की इकाई क्या है, पास्कल है, PA से दर्शाया जाता है। बल की इकाई न्यूटन, N से दर्शाएंगे। शक्ति यानी कि वाट, शक्ति का जो मात्रक है वो वाट है। उसके बाद क्षेत्रफल की जो इकाई है वो है वर्ग मीटर, जिसे मीटर स्क्वायर से दर्शाया जाता है। दोस्तों मीटर क्षेत्रफल को हमेशा मीटर स्क्वायर से और आयतन को हमेशा मीटर क्यूब से दर्शाया जाता है, ठीक है। इसको घन मीटर भी कहते हैं। चाल जो है, चाल को मीटर प्रति सेकंड से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो इतना क्लियर आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियां हैं उनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थ्योरेटिकल। जैसे कि बात करते हैं सबसे पहले दूरी के बारे में, यानी कि डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, नहीं डायरेक्शन नहीं, दूरी की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों डिस्टेंस के बारे में, दूरी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई है, उसको दूरी कहते हैं। ऑब्वियसली आप लोग को सबको मालूम ही है। अब दोस्तों विस्थापन एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहा जाता है, और यह धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप कंफ्यूजन होते होंगे कि आखिर दूरी और विस्थापन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। दोस्तों मैं यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, यहाँ चलने गया और यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। ये जो है मैं यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। तो ये मेरी क्या हो गई, यहां से मैं चलना शुरू किया और यहां से यहां तक गया, तो ये हो गई मेरी दूरी। लेकिन अब यहां से यहां तक का जो हुआ ना मेरा डिस्टेंस, ये हो गया आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट हो गया। मतलब कि जो दोस्तों ये क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। मतलब कि जो पास की दूरी रहती है ना, उसको हम लोग विस्थापन कहते हैं। लेकिन यहां से यहां तक जो हम लोग चलकर आए, ये क्या कहलाती है, उसकी दूरी कहलाती है, ठीक है। तो बहुत शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको लोग को कि दूरी और विस्थापन में बस इतना फर्क है। जो विस्थापन है, मैंने यहां से चलना शुरू करा, लेकिन हमारे यहां तो दीवार थी, मान लो यहां पर दीवार थी, मैं यहां से चलना शुरू करा, मैं इतना गया, यहां से आकर मैं यहां पर दीवार के इस पार आ गया, तो ये मेरी कहलाई दूरी। लेकिन मैं यहां पे खड़ा हूं, दीवार से उस पार तक मैं जहां पहुंचा, तो यहां से मेरा एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट तक की जो दूरी कहलाती है वो विस्थापन कहलाती है, ठीक है। इतना समझ लेना, एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट तक की जो दूरी कहलाती है उसको हम लोग विस्थापन कहते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए इसके बाद चाल किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी होती है, ठीक है। और जो वेग रहता है, वेग किसी वस्तु के विस्थापन के समय के दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। समय की दर मतलब कि दोस्तों विस्थापन में परिवर्तन बोल दो या विस्थापन की समय की दर बोल दो, उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद त्वरण को आपकी जबान में एक चीज ये परिभाषा रटी रहती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। त्वरण को एक्सेलरेशन बोला जाता है हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद दोस्तों अगर त्वरण को जो ऋणात्मक मतलब की टर्म्स होती है, नेगेटिव टर्म्स होती है, उसको हम लोग मंदन कहते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखना आप लोग। मंदन जैसे कि दोस्तों आप बाइक चलाओगे तो बाइक का जो एक्सेलरेटर रहता है उसको बढ़ाओगे तो उससे क्या होगा, आपका त्वरण बढ़ेगा। लेकिन अब उसको तुम कम करोगे तो त्वरण क्या होगा, कम होगा। तो दोस्तों कम होने के लिए हम लोग जो शब्द यूज करते हैं उसको मंदन कहा जाता है, ठीक है, ना कि त्वरण कहा जाता है। तो इतना ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। उसके बाद संवेग को बाद में बात करते हैं। संवेग क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, उस वस्तु का संवेग कहते हैं। तो क्लियर हुआ आपका। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट जो है भौतिक राशियां थी, फिजिकल क्वांटिटी थी, तो इतना आपको ध्यान रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक को देखते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग प्रक्षेप्य गति के बारे में। तो आखिर प्रक्षेप्य गति होता क्या है दोस्तों? जब कोई पिंड कि पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई से सतह के समांतर अथवा क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है तो उसकी जो गति होती है वो प्रक्षेप्य गति कहलाती है। तो क्या होती है मैं अभी आपको एग्जांपल से बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। प्रक्षेप्य गति में जो कण है, कण के जो महत्तम उदग्र विस्थापन के लिए कण को क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। तो दोस्तों अब ये लिखा है, ये तो लिखने की टर्म हो गई। अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। आपको ये सुपरमैन दिख रहा होगा ना, तो दोस्तों ये सुपरमैन उड़ना शुरू करता है। ये अपनी अधिकतम स्पीड ऊंचाई तक पहुंच जाता है जहां तक ये उड़ सकता है। अब उड़ने के बाद ये करता है वापस वहां से नीचे आ जाता है और नीचे फिर वापस खड़े हो जाता है, ठीक है। तो आपने ये टर्म समझी। अब देखिए प्रक्षेप्य गति क्या होती है दोस्तों। सुपरमैन यहां से चलना स्टार्ट हुआ था, यहां से चलते 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 ये यहां पर नीचे आ गया, ठीक है। तो दोस्तों यही क्या कहलाती है, अगर आप कोई बॉल भी फेंकोगे तो यहां से ऊपर जाएगी फिर यहां पर नीचे हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो आपका सर्कल आर्क बनता है या कर्व बनता है तो यही क्या आपकी कहलाती है, प्रक्षेप्य गति कहलाती है। अब ठीक है, देखें इसमें एक लॉजिक समझिए आप लोग। यहां से अब जब कोई भी चीज आपको 45 डिग्री भेजोगे, मतलब कि 45 डिग्री पे भेजोगे तो जो है ना वो अधिक दूर तक जाएगा, ठीक है। तो कभी भी भाला फेंका जाता है तो 45 डिग्री का कोण करके फेंका जाता है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना आप लोग। हाँ, अब एक चीज और आप इसमें ध्यान रखिए दोस्तों। अब जो यहाँ से सुपरमैन गया था तो जितनी वो अधिकतम हाइट तक गया था तो ये जो हाइट कहलाती है ये कहलाती है अधिकतम हाइट या कि महत्तम ऊंचाई कहलाती है, ठीक है। किसकी? ये कहलाती है इस सुपरमैन की कहलाती है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना। तो ये क्या हो गई, मैक्सिमम हाइट हो गई। इसको किससे दर्शाते हैं हम लोग? एच से दर्शाते हैं। और दोस्तों ये यहां से यहां तक की जो वो आया था इसको कहा जाता है उसकी रेंज यानी कि परास कहा जाता है, ठीक है। इसको हिंदी में परास बोलते हैं। और क्षैतिज किसको बोलते हैं? ये क्षैतिज जो है ना ये यहां तक, ये इसको क्षैतिज कहा जाता है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना। थोड़ा क्या है कि इंग्लिश में जो टर्म्स, हिंदी में जो टर्म्स है ना उसको भी थोड़ा समझना कभी कभार कठिन हो जाता है। तो इसलिए मैं दोनों वर्ड यूज करूंगा, थोड़ा इंग्लिश भी थोड़ा हिंदी भी, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो प्रक्षेप्य गति आपको समझ में आ गई। यहाँ से प्रक्षेप्य गति में जो कोण होता है वो कितना होता है? 45 डिग्री कोण होता है। तो इतना ध्यान रखना, ठीक है आप। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रक्षेप्य गति होती क्या है। हम लोग भाला फेंकते हैं, बॉल फेंकते हैं, तो उसमें जो गति होती है वो प्रक्षेप्य गति कहलाती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों न्यूटन के गति के नियम याद मतलब कि देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूटन के गति के नियम पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। तो दोस्तों प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है या एक समान चाल से चल रही है तो वो ऐसी ही चलती रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। तो अब ये तो हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है कि दोस्तों इसको जो प्रथम नियम है ना, प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन इससे आता है कि प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है और जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगर आपसे डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जड़त्व का नियम क्या है तो वो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। गैलीलियो का नियम क्या है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, ठीक है। अब दोस्तों ये आपको ये दिख रहा होगा, ये ईंट है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं? ये स्थिर अवस्था में है, ठीक है। क्या बोल रहा है? कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहेगी, या तो कोई चीज गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी, ठीक है। अब मैंने इसको धक्का लगा दिया तो ये क्या हुआ? ये गति करने लगा। तो दोस्तों ये गति तब तक करेगा जब तक कि मैं यहां से कोई भी बल ना लगा दूं, ठीक है। यही क्या है? आपका न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, ठीक है। चलिए, तो आई होप क्लियर होगा। अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा सबके, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्चुअली बोला था कि न्यूटन की गति का नियम होता क्या है, लेकिन जो आपके एग्जाम में अधिकतर आएंगे वो आएंगे एग्जाम्पल, ठीक है। तो जो दोस्तों जो प्रथम नियम है, प्रथम नियम में जो रुकी हुई गाड़ी होती है, रुकी हुई गाड़ी के अचानक गतिशील हो जाने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं तथा चलती हुई गाड़ी के अचानक रुक जाने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ये हमारे प्रथम गति के जो नियम है उसका उदाहरण है। कि जैसे कि दोस्तों बंदूक की गोली से शीशे में गोल छेद हो जाता है, जबकि पत्थर मारने पर शीशा टूट के बिखर जाता है। चलती गाड़ी या बस से छलांग लगाने पर व्यक्ति आगे की ओर गिरता है, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो प्रथम की गति के नियम के हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग द्वितीय नियम। दोस्तों द्वितीय नियम क्या होता है? किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान वस्तु के द्रव्यमान व वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है।
तो इसको आप एक बार लिख लीजिएगा, बाकी मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है, एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि कांच के बर्तन को पैक करने से पहले भूसे अथवा कागज से लपेटा जाता है। देखना दोस्तों, एग्जाम्पल से आप समझ पा रहे होंगे। और दोस्तों क्रिकेट के खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को थोड़ा सा क्या करते हैं, पीछे कर लेता है। वो किसका उदाहरण है? वो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का उदाहरण है। जो गाड़ियों का सॉकर है, सॉकर लगाए जाते हैं, वो भी किसका उदाहरण है? न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का उदाहरण है। एक बार डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल मतलब कि फोर्स को हम लोग F से दर्शाते हैं, और मान वस्तु के द्रव्यमान व वस्तु में उत्पन्न त्वरण के क्या होता है? गुणनफल के बराबर होता है। अब ठीक है दोस्तों, आप देखिए द्रव्यमान को क्या कहते हैं हम लोग? मास कहते हैं। मैं आपको लिख के बता देता हूं, ठीक है दोस्तों। द्रव्यमान को क्या कहते हैं हम लोग? मास कहते हैं। मास को किससे? m से दर्शाएंगे, और एक्सेलरेशन को क्या कहलाएंगे? a से। तो दोस्तों इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है? F के बराबर होता है। तो F बराबर m इंटू a, ही हमारा न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। F फोर्स, m मास, a से एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो एग्जाम्पल हो गए थे हमारे। तृतीय नियम को देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एग्जाम्पल से समझिए, देखिए जैसे कि जो बंदूक कोई चलाता है, तो बंदूक चलाता है तो उसको भी थोड़ा सा झटका लगता है ना पीछे के साइड। तो दोस्तों बंदूक से जो गोली छोड़ते समय बंदूक का पीछे की ओर हटना क्या कहलाता है? वो द्वितीय मतलब कि तृतीय नियम कहलाता है गति का। ठीक है। नाव से जमीन पर उतरते समय नाव का पीछे हटना, और कुएं से पानी खींचते समय रस्सी के टूट जाने पर व्यक्ति की पीछे की ओर गिरना, ये सब किसके उदाहरण है? न्यूटन की गति के तृतीय नियम के उदाहरण है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट था। इसके जो नियम है, उदाहरण है, आप इसको रट लीजिएगा तो कंसेप्चुअली आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आई होप आपको बोरियत महसूस नहीं हो रही होगी, अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना? ठीक है, तो दोस्तों अच्छा समझ में आ रहा तो लाइक ठोक दीजिए और शेयर भी मार दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बल। आखिर फोर्स होता क्या है दोस्तों? बल वह भौतिक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। यह एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक न्यूटन है। दोस्तों इसमें जो इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या है? इसका न्यूटन है। और कौन सी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों। बल, आप फोर्स सभी लोग जानते हैं, किसी भी चीज को उठाने के लिए आपके पास फोर्स तो होना चाहिए, धक्का देने के लिए भी फोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आम बोलचाल में, इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। घर्षण, फ्रिक्शन क्या होता है दोस्तों? फ्रिक्शन वह बल है जो विरोधी बल का बल है, मतलब कि एक ये विरोधी बल है जो कि दो वस्तुओं के बीच होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है। ठीक है, अब ये घर्षण है क्या दोस्तों? मैं अच्छे से समझाता हूं दोस्तों। कि आपने कोई भी वस्तु ली, आप वस्तु जैसे टायर है हमारे, टायर में आपने देखा है कि वो निशान जो ग्रिप लगी रहती है, मतलब कि डिजाइन के टायर बनाए जाते हैं ना ये से, तो दोस्तों वो किस लिए लगी रहती है? ताकि वो रोड जो है ना, रोड में भी देखना आप लोग जो है ना, गिट्टी बने रहते हैं तो उसमें भी छोटे छोटे छेद रहते हैं, जिसके कारण क्या होती है? गाड़ी उसमें चल पाती है। लेकिन अगर दोस्तों अगर ये जो फ्रिक्शन नहीं होगा तो गाड़ी जिस कारण चल पाती है वो फ्रिक्शन ही है। अगर हम किसी चीज को छू भी पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं, तो वो फ्रिक्शन के कारण ही मतलब कि पकड़ पा रहे हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, मतलब कि किसी चीज को छू भी पा रहे हैं तो वो फ्रिक्शन के कारण ही छू पा रहे हैं। अगर हम लोग कोई भी चीज को चिकना कर दें तो जैसे कि कोई चीज चिकनी हो गई तो दोस्तों वहां पर क्या रहेगा? फ्रिक्शन नहीं रहेगा। अगर अक्सर जो होती है मशीनें चलना बंद क्यों कर देती हैं? वो लगातार वर्क करती रहती हैं, तो मशीनें चलना जब बंद कर देती है तो हम लोग उसमें क्या डालते हैं? ऑयल डालते हैं। तो ऑयल डालने के कारण क्या होता है? इसका फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो दोस्तों कोई भी चीज को हम लोग छू पा रहे हैं या पकड़ पा रहे हैं, वो फ्रिक्शन के कारण ही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, ये एक तरीके का बल है। इसके बाद उदाहरण है, इसको हम लोग कम कैसे कर सकते हैं? स्नेहक का प्रयोग करके। स्नेहक मतलब कि तेल अथवा ग्रीस का प्रयोग करके। और दोस्तों बॉल वायरिंग का प्रयोग करके, साबुन का घोल का प्रयोग करके, और पाउडर का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं? फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग अगर रोड में भी अगर हम लोग चल पा रहे हैं ना, आप अपनी चप्पल के नीचे देखना तो थोड़ा थोड़ा ग्रिप बनी होगी, तो हम लोग रोड में भी चल पाते हैं ना, फ्रिक्शन के कारण ही चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शन एक तरीके से बताया ना कि विरोधी बल है, तो अगर रोड चिकना होगा तो हम चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे ना। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति क्या होती है? जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर क्या करती है? गति करती है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो सर्कुलर पाथ में अगर मोशन करेगा तो वही पाथ क्या कहलाता है? वही गति क्या कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है आपकी। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर लगता है। तो वृत्त के केंद्र की ओर जो बल लगता है उसको हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं,
इंग्लिश में सेंट्रीपिटल। और जो अपकेंद्रीय बल होता है उसको छदम बल है, जिसकी दिशा क्या होती है, अभिकेंद्रीय बल की विपरीत दिशा में होती है। यह जो है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र पर लागू होता है। ठीक है, तो अब मैं इसको डायग्राम से समझा देता हूं। दोस्तों मान लो आप कोई पत्थर को घुमा रहे हो, ठीक है, आप ये खड़े हो बीच में और ये पत्थर है, इस पत्थर को आप घुमा रहे हो, ठीक है। अब ये पत्थर का जो बल है वो आपको अंदर की ओर लग रहा है, ठीक है। तो जो अंदर की ओर लग रहा है वो आपका हो गया अभिकेंद्रीय बल, और यहां से जो बाहर की ओर लग रहा है वो बल हो गया आपका अपकेंद्रीय बल। ठीक है, काफी सिंपल तरीके से समझा रहा हूं आपको। तो अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय आपको समझ में आ गया होगा, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कपड़े सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन इत्यादि जो है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कपड़े सुखाने की जो वॉशिंग मशीन रहती है वो किस बल पर, किस फोर्स पर कार्य करती है, वो अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करने के लिए घुमावदार रेलवे ट्रैक व घुमावदार सड़कें एक किनारे पर झुकी हुई या उठी हुई होती हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका सर्कुलर मोशन। इसके बाद जो कार्य के बारे में बात करते हैं दोस्तों, बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कार्य कहा जाता है। दोस्तों इसका मात्रक है जूल याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन हमेशा मात्रक से जो है क्वेश्चन हमें अक्सर आ जाते हैं। तो दोस्तों वर्क मतलब कि कार्य को हम लोग क्या किससे दर्शाते हैं, डब्ल्यू से। तो फोर्स और बल की दिशा में विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के गुणनफल को क्या कहते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। यदि बल व विस्थापन परस्पर लंबवत हो तो इनसे जो किया गया कार्य होता है वो शून्य होता है। ठीक है, शक्ति आखिर पावर क्या होता है दोस्तों, कार्य करने की जो दर होती है, कार्य करने में लगा हुआ समय बोल लो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, शक्ति कहते हैं। इसकी जो अदिश राशि है ये एक अदिश राशि है, इसका जो मात्रक है वो वाट है। दोस्तों शक्तिमान क्या करता है, सबकी वाट लगा देता है। वैसे आप लोग याद कर सकते हैं, वैसे मैंने आपको याद करवाया था पिछली वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, शक्ति बराबर कार्यवृत्ति समय, यानी कि कार्य करने में लगा गया समय। ठीक है, तो यही होता है शक्ति। इसके बाद एक चीज और आप ध्यान रखिए, तो 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है, वो होता है 3600 जूल। और 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, वो होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। और 1 अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, वो होता है 746 वाट। ठीक है, चलिए एनर्जी को देख लेते हैं। एनर्जी क्या होती है दोस्तों, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता यानी कि कार्य करने की कैपेसिटी को क्या कहते हैं, वर्क करने की कैपेसिटी को एनर्जी कहते हैं। सब एक दूसरे से रिलेटिव है, तो इसलिए मैं छोटी छोटी डेफिनेशन है, इतना ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर नहीं आते दोस्तों। इसका मात्रक जूल है। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज और आपने देखा, कार्य का मात्रक भी जूल है और एनर्जी का मात्रक भी जूल है, तो ध्यान रखना। ठीक है, दोनों का मात्रक सेम ही है। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये पूछ लिया जाता है, ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण बोल रहा हूं, ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर है, जो ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या करता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अब ऊर्जा को रूपांतरण कैसे किया जा सकता है, इसका उदाहरण ले लेते हैं, क्योंकि उदाहरण ही आपसे ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे कि डायनामो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। अब विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको मैकेनिकल मतलब एनर्जी में बदल देता है। ठीक है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसके बाद जो लाउड स्पीकर है वो भी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत बल्ब क्या करता है, वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा व ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। और सौर क्या करता है, सोलर सेल वो सोलर एनर्जी को विद्युत एनर्जी में बदल देता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है, इसको देख लेना आप लोग। चलिए अब बात करते हैं बलागुण। आखिर की बलागुण क्या होता है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने पर प्रवृत्ति के बल आघूर्ण कहते हैं। मतलब कि देखो दोस्तों, इसको एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, आपको अच्छे से पढ़ने में समझ में आ जाएगा कि किसी पिंड पर लगे बल द्वारा पिंड को एक अक्ष के परितः, एक अक्ष कोई भी एक है, मतलब कि एक्सिस है, एक अक्ष के परितः जो घूमने की प्रवृत्ति होती है, घूमने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, बल आघूर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो इतना ध्यान रहेगा आप लोगों को, क्या कहा जाता है, बल आघूर्ण कहा जाता है। उसके बाद जो इसका ये एक सदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर है। ठीक है, बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन था, तो इसका क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि उत्तोलक, घिरनी, आनातल, स्क्रू जैसे आदि सरल मशीनें जो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी भी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा टॉपिक आ रहा है, ग्रेविटेशन। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सुनिएगा कि दोस्तों गुरुत्वाकर्षण वह आकर्षण बल है, मतलब कि वह अट्रैक्शन फोर्स है जिसमें पृथ्वी की किसी वस्तु अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो मतलब कि दोस्तों जो समुद्र भी टिका हुआ है, हम लोग भी टिके हुए हैं, सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही टिके हुए हैं ना, यही ग्रेविटेशन बल है। ठीक है, तो ज्यादा हमको डिटेल में नहीं आना, प्रैक्टिकल चीज ज्यादा समझना है। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण ही पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित है। जो वायुमंडल है पृथ्वी के गुरुत्व के कारण ही उपस्थित है। गुरुत्व के कारण ही वायुमंडल के कण पृथ्वी को छोड़कर नहीं जा पाते। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण मान का 1/6 होता है। ठीक है, इसके बाद पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने पर सरल लोलक का आवर्तकाल बढ़ जाता है, यानी कि पेंडुलम का जो टाइम पीरियड रहता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। गुरुत्व के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं, जिसे स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो जी का मान रहता है वो कितना रहता है, तो 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर रहता है। काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी तल से नीचे या ऊपर जाने पर जो जी का मान है ना वो घटता है। जी का मान पृथ्वी के ध्रुव पर अधिकतम होता है और जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है और पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। जब लकड़ी व स्टील की गेंद को निर्वात में, यानी कि निर्वात मतलब होता है वैक्यूम में, एक साथ नीचे गिराया जाता है तो दोनों गेंद एक साथ पृथ्वी पर पहुंचती हैं, क्योंकि पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल सभी वस्तुओं के द्रव्यमान से मुक्त होता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ जाता है, बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित होती है तो लिफ्ट में स्थित जो पिंड का भार है वो घटा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया गुरुत्वाकर्षण। तो इतना ही जो है एग्जाम्पल पूछे जाते हैं आपके। तो दोस्तों आप फटाफट आप ब्रेक लीजिए, पानी यानी पी लीजिए, मैं तुरंत दोबारा स्टार्ट करता हूँ। हो सकता है कि आप थोड़े उब गए होंगे, नहीं उब गए होंगे। ठीक है, पढ़ाई इंटरटेनमेंट की चीज थोड़ी ना है, पढ़ाई की चीज है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी मैं इंटरेस्ट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोगों ने ब्रेक ले लिया है, तो चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, उपग्रह, सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होते हैं दोस्तों? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। ठीक, चलिए दोस्तों, जो चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, जबकि जो INS ATV जो है वो कृत्रिम उपग्रह है। आर्टिफिशियल क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर, मतलब कि मास पर निर्भर नहीं करती है। एक ही त्रिज्या की कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमान के उपग्रहों की चाल समान होगी। उपग्रह की जो कक्षीय चाल है वो कक्षीय त्रिज्या पर निर्भर करती है, जबकि पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह जो हैं वो कक्षीय चाल की लगभग उनकी कितनी रहती है? 7.9 या 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, इतना ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद जैसे कि आप लोग देख सकते हैं चित्र में कि ये उपग्रह है, सैटेलाइट है, जो कि पृथ्वी के क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, और ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ठीक, और दोस्तों जो पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाला जो उपग्रह है वो है, उपग्रह का परिक्रमण काल है वो क्या है? वो 84 मिनट है। ठीक है, ये पूछा जाता है। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर और पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा उसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल से 24 घंटे के बराबर रहता है। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों का? कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता की अवस्था पाई जाती है। भारहीनता की क्या अवस्था पाई जाती है? ठीक है, कंडीशन पाई जाती है। भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित, भूतुल्यकालिक मतलब भू मतलब क्या होता है? जमीन। भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने दी थी। दोस्तों ये ध्यान रखना, नाम पूछा जाता है। दोस्तों भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की जो संभावना है वो सबसे पहले किसने दी थी? आर्थर सी क्लार्क ने। ठीक, क्लियर? चलिए, भूमि उपग्रह का जो उपयोग रेडियो प्रसारण तथा मौसम संबंधित भविष्यवाणी के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूर्णन कर रही, मतलब कि घूम रही है। तो दोस्तों उसके लिए उसमें क्या आएगा? उसमें आएगा इसमें मतलब कि पश्चिम से पूर्व की ओर। इसमें सूर्य तथा तारे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते नजर आते हैं। ठीक, चलिए, तो इतना अपना क्लियर हो गया होगा उपग्रह।
अब बात करते हैं पलायन वेग। पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिसमें किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंका जाता है। मतलब कि किसी भी पिंड है, कोई भी वस्तु है, तुम भी पत्थर फेंक के देखना, किसी भी पिंड को मतलब कि किसी भी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंका जाता है। फेंका जाने पर उसका जो गुरुत्वीय क्षेत्र है ना, वो गुरुत्वीय क्षेत्र को अगर पार कर जाता है और वो फिर कभी वापस नहीं आता, मतलब कि अगर आपने कोई चीज ऊपर फेंकी और वो वापस ना आया ना, वापस नहीं आता, तो पृथ्वी के तल पर इसका मान कितना होता है? वो हो जाता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, इसका मान पलायन वेग का। और मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि कोई भी वस्तु को आप ऊपर फेंको वो वापस ना आए, वही पलायन वेग है। ठीक है, मतलब कि पलायन हो जाए। पलायन मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, यही पलायन होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता होता क्या है। तो दोस्तों, प्रत्यास्थता को आप प्रैक्टिकल समझिए। आपके पास रबड़ होगी, रबड़ को जब आप खींचते हो तो उसका आकार क्या क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन जब आप छोड़ते हो तो वो वापस अपनी अवस्था में आ जाती है, तो मतलब वापस वही साइज हो जाता है। तो यही आपको समझना चाहिए। समझिए, सबसे ज्यादा जो लिखा है उस पर ध्यान मत दीजिए। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है दोस्तों, कोई भी वस्तु को अगर जब हम खींचते हैं तो उसका आकार बढ़ जाता है, लेकिन जब हम उस वस्तु को छोड़ते हैं तो वापस वो अपनी अवस्था में आ जाती है। यही आपकी इलास्टिसिटी कहलाती है, यही आपकी प्रत्यास्थता कहलाती है। ठीक है, इतना याद रहेगा आपको, कोई डिफिकल्टी नहीं है, ज्यादा कठिन नहीं है। इसके बाद बात करते हैं प्रतिबल। प्रतिबल क्या होता है? प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाला आंतरिक बल को क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्र मतलब कि किसी एक क्षेत्र में, मतलब कि मान लो कोई भी आप एक ककड़ी ले लो, उसके अलग अलग स्लाइस कर लो, उसका एक स्लाइस क्या होता है? एकांक होता है, एकांक क्षेत्रफल होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल। ठीक है, इतना आप ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका जो मात्रक है वो क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको पास्कल से भी नापते हैं। ठीक है, या तो पास्कल या तो न्यूटन। दोस्तों, यूनिट अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा। अलग से सेपरेट भी वीडियो बना दूंगा, टेंशन ना लीजिए। विकृति। विकृति क्या होती है? किसी वस्तु के एकांक आकार में जो परिवर्तन होता है, उस वस्तु का परिवर्तन होता है, उस वस्तु को क्या कहते हैं? हम लोग विकृति कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो आपका जो है एग्जाम्पल पूछा जाता है, जैसे कि प्रतिबल तथा विकृति का जो अनुपात होता है, अनुपात वो एक नियतांक होता है, इसे प्रत्यास्थता गुणांक भी कहा जाता है। ठीक है, इलास्टिसिटी फैक्टर बोला जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, जो ई है ना, ये हमारा नियतांक है, कांस्टेंट है, और प्रतिबल और विकृति इन दोनों का क्या रेशो है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इससे हुक का नियम भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हुक का नियम। किसे कहते हैं? E = प्रतिबल अपॉन विकृति। ठीक है, यही क्या कहलाता है? आपका हुक का नियम भी कहलाता है और प्रत्यास्थता गुणांक भी कहलाता है। ठीक, चलिए, यदि किसी विकृति तथा प्रतिबल का जो अनुदैर्ध्य हो तो प्रत्यास्थता गुणांक को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहा जाता है। मतलब कि कोई भी विकृति या प्रतिबल क्या हो? अनुदैर्ध्य हो, है ना, लॉन्गिट्यूड हो, उसको क्या कहा जाता है? उस प्रत्यास्थता गुणांक को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहा जाता है, जिसे बाय से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे हमारा टॉपिक देखते हैं। दाब यानी कि प्रेशर क्या होता है? किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगाया गया बाह्य बल, मतलब कि बाहरी बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। ठीक है, तो दाब का फॉर्मूला क्या होता है? बल बट्टे क्षेत्रफल। ठीक है, तो इतना ध्यान रहेगा आपको। उसके बाद इसका जो मात्रक है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर है, ये अक्सर पूछा जाता है। ये एक अदिश राशि है। वायुमंडल दाब बेरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, जो वायुमंडल है, हमारे एटमॉस्फेयर है, उसका जो प्रेशर है उसको किससे नापते हैं? बेरोमीटर से नापते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये पास्कल के नियम पर आधारित है। ठीक, इसके बाद जो दाब बढ़ने पर जो पदार्थ का गलनांक है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे कि मोमबत्ती और घी, इनको क्या है कि अगर इनका दाब बढ़ जाता है तो ये क्या होते हैं? इनका गलनांक भी बढ़ जाता है। अब जैसे कि मोम को आप जलाओगे तो उसका दाब, मतलब कि दाब उसका बढ़ेगा, तो वो क्या होगा? गलना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके बाद गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ने पर उनका गलनांक कम हो जाता है। जैसे कि बर्फ हो गया, बिस्मित हो गया, ढलवा लोहा हो गया। ठीक है, तो सभी द्रवों का जो क्वथनांक है वो दाब घटने पर पड़ता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल। बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है वो जब एक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना रहती है। दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आंधी कब आती है, तूफान कब आती है, ये हमें बैरोमीटर से कैसे मालूम चल जाता है। तो दोस्तों, जो बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है वो जब एक नीचे गिरता रहता है, मतलब कि नीचे गिरते रहेगा, तो आंधी आने की संभावना रहती है। बैरोमीटर का अगर पाठ्यांक है वो जब धीरे धीरे नीचे गिरता है
मतलब कि एक एक करके पहले नीचे गिरेगा या तो फिर धीरे धीरे करके नीचे गिरेगा, उससे क्या होती है, वर्षा होने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना रहती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब कि वैज्ञानिक लोग पता कैसे करते हैं, वो बैरोमीटर से पता करते हैं कि आज बारिश आने वाली है, आंधी आने वाली है, या क्या आने वाला है, या मतलब कि इस दिन साफ रहने वाला है। ठीक, तो ये होता है हमारा प्रेशर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जो वायुमंडलीय दाब है वो कम हो जाता है, और इसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। जैसे पहाड़ों में जो लोग रहते हैं ना, उनको खाना बनाने में कठिनाई किस लिए होती है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद वायुयान में बैठे यात्रियों के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगती है और व्यक्ति के नाक से खून निकलने लगता है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी रहती है और वायु दाब क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक, चलिए, अधिक ऊंचाई पर कम दाब के कारण वायु की मात्रा कम होती है अतः सांस लेने में कठिनाई होती है, यही मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसको समझ लीजिए। जब वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आती है, उसका जो मतलब कि वेट है वो उसमें कमी आती है। भार में यह आवासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होती है। मतलब कि जो क्या बोलते हैं, वर्चुअल कमी होती है, आभासी कमी होती है, वो वस्तु द्वारा मतलब कि वो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक है, मास के बराबर होती है। उदाहरण के लिए ले ले हम लोग, लोहे की बनी छोटी सी गेंद को पानी में डुबो जाती है तो बड़ा जहाज तैरता रहता है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि हम लोग देख लें कि लोहे को हम लोग अगर ऐसी लोहे की छड़ी को हम लोग ये पानी में डालेंगे तो वो डूब जाएगी, लेकिन लोहे का पूरा जहाज बना है वो नहीं डूबता है, क्योंकि जहाज द्वारा जो विस्थापित किए गए जल का भार है उसके भार के बराबर हो जाते हैं। जल के भार किसके मतलब कि जहाज के भार के बराबर हो जाती है। उसी प्रकार हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे में उड़ते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का भार इसके द्वारा प्रतिस्थापित वायु के भार से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक, तो ये कुछ एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ध्यान रखना। ठीक है, बस एक बार देख लेना दोस्तों, ये एक बार मैं आपको परिचित करवाना चाह रहा हूँ ये शब्दों से। एक बार आप इन शब्दों से परिचित हो गए ना, तो मतलब कि आप खुद भी पढ़ोगे ना तो आपको उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, मैं कोई आपको मतलब कि ज्ञानी नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ आपको एक नॉलेज दिलवा रहा हूँ, एक इंटरेस्ट जगा रहा हूँ फिजिक्स में। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब बात करते हैं हम लोग घनत्व के बारे में। घनत्व यानी कि डेंसिटी। दोस्तों द्रव्यमान प्रति एकांक आयतन को घनत्व कहा जाता है। द्रव्यमान प्रति एकांक आयतन को घनत्व कहा जाता है। अब अपेक्षित घनत्व क्या होता है दोस्तों? वस्तु का घनत्व व 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व का जो अनुपात होता है वो अपेक्षित घनत्व कहलाता है। क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला दे देगा। ठीक, अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। दोस्तों हाइड्रोमीटर से हम लोग अपेक्षित घनत्व को नापते हैं। ठीक, चलिए, समुद्र के जल का जो घनत्व होता है वो साधारण जल से अधिक होता है। लोहे का घनत्व जल के घनत्व से अधिक तथा पारे का घनत्व से कम होता है। इसलिए लोहे का जो टुकड़ा है वो पानी में डूब जाता है, लेकिन जो पारा जो है वो पानी में तैरता रहता है। किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाती है तो वो पात्र पर पानी का तल जो है बढ़ता नहीं है, पहले के समान ही रहता है। दोस्तों एक्सपेरिमेंट करके देखना, कोई पानी है उसमें बर्फ तैर रही है, बर्फ पूरी पिघल भी जाएगी तो भी उसका जो तल है ना, मतलब कि जितना पानी है ना उतना का उतना ही रहेगा। करके देखना एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसका जो आयतन है, आयतन 1/10 भाग जो है पानी के ऊपर रहता है। नदी से समुद्र पर पहुंचने पर जहाज थोड़ा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि समुद्र में स्थित जो नमक रहता है, नमक के कारण इसकी जो सघनता वो लवणता मतलब कि क्या बोलते हैं, सॉल्टीनेस बोलते हैं ना। ठीक है, सघनता अधिक हो जाती है, अर्थात समुद्री जल का जो घनत्व है वो साधारण जल से अधिक होता है, जिसके कारण जो है नदी में जो जहाज है वो थोड़ा अंदर रहेगा पानी के, लेकिन जब समुद्र में जाता है वो थोड़ा सा उठ जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या आ रहा है हमारा? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। क्या होता है दोस्तों? मैं पहले आपको बता दूं, पहले पढ़ देता हूं फिर मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। दोस्तों प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र पृष्ठ सूखड़ कर न्यूनतम क्षेत्र पर ग्रहण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, जिसे द्रव्य का पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसका जो एसआई मात्रक है ये ध्यान रखना कि न्यूटन मीटर है, और द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम होता है। यानी कि कोई भी लिक्विड है उसका जो अगर ताप बढ़ जाता है, ताप मतलब कि टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और क्रांति ताप पर ये मान क्या रहता है? 0 होता है। अब ठीक है, देखिए अब मैं इसको प्रैक्टिकल बताता हूँ। एक सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ये पानी की बूंद है, ये है पानी की बूंद। ठीक है, तो पानी की बूंद गोल ही क्यों होती है? दोस्तों पानी की बूंद गोल इसलिए होती है क्योंकि जो इसके आपको चारों तरफ दिख रहा है ना, ये
तो दोस्तों ये जो है ना, ये पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। यहाँ पर जो है ना एक क्या हो जाता है, एक तनाव हो जाता है, एक टेंशन हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है, ये गोल होती है और किनारों में क्या होती है, छोटी हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों जो पानी का बूंद जो है वो एग्जैक्ट मतलब कि बहुत ही सिंपल एग्जाम है पृष्ठ तनाव का, सरफेस टेंशन का। ठीक है, इतना ध्यान रखना। जो साफ जल है, साफ जल का जो पृष्ठ तनाव है वो साबुन के घोल के पृष्ठ तनाव से अधिक होता है, साफ जल का पृष्ठ तनाव। ठीक है, ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट है। साबुन के घोल को जल में मिलाकर अगर जल के पृष्ठ तनाव को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो साबुन के घोल को अगर हम लोग जल में मिला दें तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, सरफेस टेंशन कम हो सकता है। तनाव मतलब टेंशन ही होता है। ठीक है, उसके बाद एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं, जबकि विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसको असंजक बल कहा जाता है। ठीक है, इसको लाइन को मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ। ससंजक बल और असंजक बल क्या होता है। एक ही पदार्थ है, एक ही पदार्थ के जो मॉलिक्यूल हैं उनके मध्य, एक ही पदार्थ के मतलब कि पदार्थ की ठोस द्रव्य गैस इतने प्रकार के होते हैं, पदार्थ के एक ही पदार्थ के जो अणु हैं, मॉलिक्यूल हैं, उनके जो मध्य जो आकर्षण बल लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसको ससंजक कहा जाता है। ठीक है, जबकि बहुत सारे पदार्थ हैं, विभिन्न सारे पदार्थ हैं, उनके मध्य जो उनके जो मॉलिक्यूल के बीच में मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो असंजक बल कहा जाएगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, काफी डिफिकल्ट कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। साबुन के घोल के बुलबुले घोल के पृष्ठ तनाव को कम करने के कारण बड़े बनते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रव की बूंदें वृत्ताकार होती हैं। पानी में मिट्टी का तेल डालने पर पानी का जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाता है, जिसके कारण पानी की सतह पर तैरते मच्छर के अंडे आदि डूब जाते हैं। ठीक, चलिए, तो इसके बाद जो पृष्ठ तनाव है उसका कारण को देख लेते हैं। दोस्तों, असंजक बल के कारण ही जल किसी वस्तु को भिगोता है। दोस्तों, असंजक जो बल है ना, उसी के कारण जल किसी वस्तु को भिगो पाता है। अगर असंजक बल नहीं होगा तो वो किसी वस्तु को भिगो नहीं पाएगा। पारा कांच से नहीं चिपकता है आदि। ठीक है, वो किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण ही। ठीक, अब और कुछ जान लेते हैं। अब जान लेते हैं केशिकत्व के बारे में। कैपिलरी क्या होता है दोस्तों, केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या उतरने की जो घटना होती है उसको केशिकत्व या तो कैपिलरी कहते हैं। दोस्तों, आपने एक ट्यूब देखा होगा, मतलब कि एक्सपेरिमेंट 10th वगैरह में करते हैं, तो एक नली होती है ट्यूब, जो किसी मतलब कि जैसे एक ये बीकर है। ठीक है, ये बीकर है, अब मैं इसमें पानी भर रहा हूँ, ये पानी है। अब पानी का जो लेवल है ये यहाँ पर शो करेगा, ये जो नली है, नली में पानी में और भरूंगा, ऊपर से अगर प्रेशर बनाऊं मैं ऐसे, तो प्रेशर बनाऊं तो ये पानी का जो लेवल है इस नली में बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये जो नली कहलाती है ना, जो हमको बताती है पानी का लेवल, इसी को ही क्या कहा जाता है, कैपिलरी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो चढ़ना और उतरने का जो मतलब कि टर्म्स रहता है उसको केशिकत्व कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ रहा हूँ, बस आपको समझ में आना चाहिए। अब बात करते हैं श्यानता, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को पहले आम भाषा में बता देता हूँ। दोस्तों, कोई भी लिक्विड है, कोई भी लिक्विड का गाढ़ापन क्या कहलाता है, श्यानता कहलाता है सॉरी। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप पानी को फ्लो करोगे तो वो जल्दी बह जाएगा, लेकिन तेल को या कोई लिक्विड मतलब कि जिसमें नमक मिला के या कोई भी सॉलिड लिक्विड है उसको फ्लो करोगे तो वो अच्छे से फ्लो नहीं करेगा। तो दोस्तों मतलब कि लिक्विड का फ्लो ही क्या कहलाता है, वो श्यानता कहलाता है, यानी कि विस्कोसिटी कहलाता है। यही देखना, डेफिनेशन में भी यही कहना चाह रहा है कि श्यानता द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में से होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है। तरल पदार्थ में आंतरिक घर्षण को श्यानता कहा जाता है। ठीक है, ताप बढ़ने व द्रवों की श्यानता, ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता क्या होती है, घट जाती है, परंतु गैस की क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, मैंने जो टर्म्स बोली थी वो भी ध्यान रखना। अब बात करते हैं बर्नौली प्रमेय। ये क्या है दोस्तों, जब कोई आदर्श द्रव्य किसी नली में तरल अधारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके जो मार्ग के कारण प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो आप ध्यान रखना, ये फॉर्मूला पूछा जाता है एग्जाम, डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछेगा, फॉर्मूला ज्यादा पूछा जाता है। वेंचुरी मीटर, वुनसेन बर्नर, कार्बन फिल्टर, पंप, मैग्नेस प्रभाव, वायुयान की गति बर्नौली प्रमेय के उदाहरण है। ठीक है, बर्नौली प्रमेय पर आधारित है, जैसे कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, हो गया राजीव सर। हाँ, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को ITT ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।